नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में और मैं हूँ आदित्य एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग इसी कड़ी में सीटेट से संबंधित गणित शिक्षण को लेकर आए हैं आपके सामने। और ये मैथ पेडागोजी, आई होप कि आपको पार्ट 2 वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और ये गणित शिक्षण का पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। ये गणित शिक्षण का कौन सा वीडियो है? पार्ट 3 वीडियो है। और ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने सबसे पहले पार्ट 1 2 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाइए और क्लिक कीजिए गणित शिक्षण के पार्ट 1 वीडियो को, और पार्ट 2 वीडियो को सबसे पहले देखें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ पर हमने बताया था उस वीडियो में आपको एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित शिक्षण का समान उद्देश्य एनसीएफ 2005 ने क्या क्या दिया है, और ये है उसका कुछ ऊंचा उद्देश्य। उन्होंने जो है क्या क्या ऊंचा उद्देश्य दिया। सबसे पहले नंबर 1 में ऊंचा उद्देश्य की बात आती है तो बच्चों में चिंतन का विकास करना, ताकि वह अमूर्त विचारों के साथ काम कर सके। ठीक है, चिंतन का विकास करना है, क्योंकि चिंतन चिंतन जो है ना, चिंतन को हम लोग बोलते हैं थिंकिंग। ठीक है, अगर हमारे पास थिंकिंग नहीं रहेगा तो हम लोग मैथ बना ही नहीं पाएंगे, मैथ के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चों के पास में सबसे पहले थिंकिंग रहना जरूरी है, चिंतन रहना जरूरी है। जब उसके पास में चिंतन का विकास करेगा तब वह अमूर्त विचारों को सोच सकेगा। अमूर्त मतलब जो उसके पास दिखाई नहीं दे रहा है, जो उसके पास दिखाई नहीं दे रहा है उस विचार के बारे में वो कब सोच पाएगा? जब उसके पास में उसका थिंकिंग पावर मजबूत रहेगा, तभी वो अमूर्त अमूर्त विचारों के बारे में सोच पाएगा। ये थोड़ा सा एनसीएफ 2005 का, एनसीएफ 2000 अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य, और उस उद्देश्य में ऊंचा उद्देश्य। सबसे पहला पॉइंट कि आपको क्या करना है, बच्चे में चिंतन का विकास करना है ताकि वो अमूर्त विचारों के साथ साथ में क्या कर सके, काम कर सके। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट ये कहता है कि बच्चे गणितीय ढंग से सोच सके। बच्चे को जो है ऐसा विकास उसको कराना है ताकि बच्चे जो है उस चीज को गणितीय ढंग से सोच सके, गणितीय ढंग से सोच सके। देखिए, गणितीय ढंग से सोच सकने की बात जहां तक है, तो अगर उसके पास में गणित से संबंधित समस्या आएगा तो गणित के माध्यम से ही सोचेगा ना। ठीक है, तो इस तरह का तर्कना उसमें विकसित करना है, इस तरह का कॉन्सेप्ट उसमें विकसित करना है कि आपको गणितीय ढंग से सोचने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है कि 5+2 बराबर कितना होगा, व्हाट, तो इसको ऐसा ना हो कि वह साइंस के दृष्टि से समझने लगे। केमिस्ट्री दिया है, फिजिक्स दिया है, तो उसको ऐसा ना हो तो मैथ की दृष्टि से समझने लगे। तो सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं या उसको समझ रहे हैं। तो बच्चे के पास में जो भी समस्या आता है उसको गणितीय ढंग से सोच सके, इसके बारे में सबसे पहले चीजों को डेवलप कराना बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि उसके बाद में तर्क कर सके। उसके बाद में कहता है कि तर्क कर सके, तर्क कर सके। और ये तर्क कर सकने वाला बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गणित का जो नेचर कहता है, गणित का जो प्रकृति कहता है, वह प्रकृति कैसा है, तार्किक है। जब तक बच्चे तार्किक नहीं बनेंगे, जब तक समस्या समाधान की तरफ परख नहीं होंगे, तब तक उस चीजों को नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए उसमें तर्क कर सके वाला गुण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गणित का प्रकृति है तार्किक। गणित का जो प्रकृति है, गणित का प्रकृति आप सभी को नहीं याद हो तो बताते चले। गणित का जो प्रकृति है वो कैसा है बताइएगा, तार्किक प्रकृति है। ठीक है, गणित का जो प्रकृति है वो कैसा है बताइएगा, तार्किक प्रकृति है। तो तर्क कर सके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अमूर्त को समझ सके, अमूर्त को समझ सके। यहाँ पर ये भी बात आपको याद रखना है कि अमूर्त को समझ सके, अमूर्त को समझ सके। देखिए, मैथ में आपको कभी कभी ये चीजें देखने को मिलता होगा कि जब चीजें हमारे पास दिया हुआ है तो सबसे पहले उसमें निकालना क्या है, और गणित में हमेशा आंसर अमूर्त में रहता है, वो मूर्त आपको दिखाई नहीं देता। जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा होता है कि 5+2 बराबर क्या होगा, तो ये चीजें, इसका आंसर जो है क्या है, अमूर्त है। अमूर्त मतलब जो चीज हमको दिखाई ना दे, मूर्त मतलब जो चीज हमको दिखाई दे।
तो 5+2 बराबर होता क्या है, चीजों बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसको पहले समझने की जरूरत है, उसको ये अमूर्त को समझने की जरूरत है कि आपको इसमें प्लस करना है या माइनस करना है। और अगर प्लस करना है तो 5+2 बराबर 7 होगा, माइनस करना है तो 5 में से 2 गया तो कितना होगा, 3 होगा। तो सबसे पहले अमूर्त चीजों को बारे में समझना होगा, क्योंकि कंसेप्ट जब तक वो नहीं समझेगा तब तक उसको समस्या आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि समस्या पहचान कर उसका हल ढूंढे। समस्या पहचान कर उसका हल क्या करना है, ढूंढना है। अब समस्या को पहचानने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि जोड़ जहां पर कह रहा है, जहां पर ऐड करने के लिए कह रहा है, तो वहां पर सबसे पहले आपको समस्या को पहचानना होगा कि यहाँ पर जोड़ है या घटाव है या गुना है या भाग है, ऐड है या सब्सट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवाइडेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस चीज को समझना होगा, मतलब कि समस्या को सबसे पहले समझना होगा, उसको पहले पहचान करना होगा। उसके पहचानने के बाद में तब उसके समाधान पर हम लोग जाएंगे। ये कहता है गणित शिक्षण का उद्देश्य। ऊंचा उद्देश्य में यह कहा गया है कि सबसे पहले समस्या को पहचान कर उसका हल क्या करेंगे, हम लोग ढूंढेंगे। जब तक उसके पास समस्या को पहचान कर हल नहीं ढूंढेगा, सबसे पहले तो बात यह है कि जब तक समस्या को पहचानेगा नहीं तो फिर हल कैसे ढूंढेगा, पहली बात यह है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, समस्या को पहचानना है, तब उसके बारे में उसके हल पर जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एनसीएफ 2005 के अंतर्गत में ऊंचा उद्देश्य में। ऊंचा उद्देश्य में सबसे फर्स्ट हमने आपको बताया कि बच्चे में चिंतन का विकास करना, ठीक है, ताकि वो अमूर्त विचारों को समझ सके, ठीक है। अमूर्त विचारों को साथ साथ में काम कर सके। तो ऐसा थिंकिंग पावर उसमें डेवलप कराएंगे, ऐसा चिंतन उसमें विकास कराएंगे कि उससे जो है क्या होगा, अमूर्त चीजों के बारे में जो चीज उसको दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में भी वो अंडरस्टैंडिंग बना सके, समझ बना सके। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि बच्चे गणितीय ढंग से सोच सके। अगर गणित का प्रश्न है तो उसको गणितीय ढंग से ही सोचे। तो सबसे पहले गणित का नेचर उसमें डेवलप होगा, तभी उस चीज को गणितीय ढंग से सोच सकेगा। अगर उसमें गणित का नेचर डेवलप ही नहीं होगा तो उस चीज को गणितीय ढंग से नहीं सोचेगा। क्लियर हुआ। तो ये बात हुआ कि गणितीय ढंग से उसको क्या कर सके, सोच सके। दूसरी बात हमने कहा कि तर्क कर सके, और तर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है गणित शिक्षण में, कि जब तक बच्चे अपना रीजनिंग को नहीं लगाएंगे, जब तक अपना तर्क नहीं लगाएंगे तब तक उसका आंसर ही नहीं निकलेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 को वीडियो को देखिएगा तो उसमें हमने बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये चीजें बताया कि कैसे तर्कना करता है बच्चा और किस तरह से उसमें तर्कना का विकास होता है। दूसरी बात हमने ये बताया कि अमूर्त को समझ सके, क्योंकि कुछ चीजें गणित में जो है अमूर्त रूप में भी होता है। अगर उसके पास उस चीजों को समझना, जैसे यहाँ पर 5+2 बराबर कितना होगा, उसका आंसर क्या है, अमूर्त रूप में है, तो उस चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में समस्या पहचान कर उसका क्या कर सके, हल को ढूंढ सके। समस्या को सबसे पहले पहचानना है, और समस्या पहचानने के लिए आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि समस्या किस प्रकार का है। और गणित में हमने आपको बताया है पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में कि जब तक बच्चे के पास में समस्या नहीं आएगा तब तक उस समस्या का समाधान वह पहचान कर नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले उसको पहचानने का ढंग होना चाहिए। जब वह चीजों को पहचान लेगा तब उसको वो चीजें करने में आसानी होगा। ये हो गया गणित शिक्षण का ऊंचा उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य। गणित शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉइंट रहेगा। तो इसको पहले समझना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य इसमें यह कहा गया कि इस स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
इस स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। अर्थात जब भी आप प्राथमिक स्तर पर चीजों को सिखाने जाते हैं, 1 to 5 के स्तर पर बच्चों को चीजों को सिखाने जाते हैं, तो आपका सिखाने का जो प्रक्रिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मूर्त से अमूर्त की तरफ। मनोविज्ञान में यह एक प्रकार का शिक्षण सूत्र माना गया है इसको, ठीक है। मूर्त से अमूर्त जो है ये क्या माना गया है? शिक्षण सूत्र है। और इसी शिक्षण सूत्र के द्वारा चीजों को हम सिखाते हैं। मूर्त का मतलब ये होता है कि जो चीजें आपको दिखाई दे रहा है, और अमूर्त का मतलब ये होता है कि जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर हुआ? तो आपको क्या करना है कि बच्चों को जब भी एनसीएफ 2005 के अनुसार यह कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर अर्थात 1 से 5, प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5, 1 से 5 के स्तर पर जब भी बच्चों को चीजों को सिखाने जाइए तो उसको मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाना है। पहले चीजों को दिखाकर सिखाना है, उसके बाद में तब फिर जो है न दिखाकर उसे सवाल पूछना है, ठीक है। तो मूर्त से अमूर्त का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि यहाँ पर ना सबसे पहले अगर बच्चे को मान लो कि एडिशन सिखाना है, तो उसको हम लोग करेंगे कि बेटा देखो अगर ये 5 है और ये 2 है, ठीक है, ये 5 है और ये क्या है 2 है, अगर इसको हमको ऐड करना होता है तो ये कितना है, तो बच्चा बोलेगा सर 5 है। चलो 5 लकीर, 1 2 3 4 5, अच्छा ये कितना है, तो 2 है। अच्छा उसके बाद 2 लकीर 1 2, और बताओ टोटल को काउंट करो, तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से बच्चा में आप एडिशन सीखे होंगे। कितना हो गया बेटा? 7 हो गया, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना आप जो है पहले मूर्त रूप से चीजों को सिखाएं, और उसके बाद में तब उसको दिए कि 5 + 3 बराबर कितना होगा, ये हो गया अमूर्त। अब वो चीजों को जान नहीं रहा है, तो पहले आपको दिखाकर सिखाना है, उसके बाद में न दिखाकर उसको सवाल देना है, और उसको आंसर नहीं बताना है, बोलना कि अब बना कर लाओ। तो हमेशा किधर से किधर आपको सीखना है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर सिखाना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा। उसके बाद में सीमित राशियों और छोटे अंकों के द्वारा बच्चों में तार्किक कौशल का विकास करना, ठीक है। अब देखिए सीमित राशि का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा उसको फॉर्मूला याद नहीं कराना है, ज्यादा से ज्यादा उसको कॉन्सेप्ट नहीं देना है, कम कॉन्सेप्ट देना है। उसके बाद में छोटे छोटे अंकों के द्वारा जो है उसमें तार्किक कौशल का विकास कराना है। जैसे हमने आपको पिछले वाले वीडियो में ये चीज बताया था कि इस तरह का पहेली जो है दिया रहता है, और उस पहेली में छोटे छोटे बच्चे में ये चीज पहेली दिया रहता है, और उस पहेली में यह ऐसे बनाया हुआ रहता है खंड, और खंड में यहाँ पर लिखा रहता है क, और यहाँ पर व्हाट, और यहाँ पर लिखा रहता है ग। तो इसमें क्या फिल करना है, तो बच्चे कुछ देर सोचते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर यहाँ पर ख होगा। यहाँ पर अगर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 2 होगा। सोचने के बाद में ये चीजों को क्या करते हैं, बताते हैं। तो छोटे छोटे अंकों को द्वारा उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप कराना है। सोचे ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा सूत्र देकर उस चीजों के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे, तो बच्चे 1 to 5 में उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो ना समझ रहते हैं, ना बूझ रहते हैं 1 से 5 में प्राथमिक क्लास में, ठीक है। दूसरी बात यह है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि गणित के अंकहीन क्षेत्रों जैसे आकार, पैटर्न, मापन, आंकड़ों की हैंडलिंग को बढ़ावा देना है, ठीक है। और ये जो है गणित के अंकहीन क्षेत्र, जो अंक उसमें न होता है, जैसे आकार शेप के बारे में, जैसे ट्रायंगल के बारे में, आप किस तरह से उसको त्रिभुज के बारे में कंसेप्ट डेवलप कराएंगे, किस तरह से उसको वर्ग के बारे में डेवलप कराएंगे, किस तरह से उसको जो है हम लोग आयत के बारे में चीजों को डेवलप कराएंगे, ठीक है। तो ये सब जो है अंक विहीन है। अब देखिए त्रिभुज में कोई अंक नहीं है, चतुर्भुज में कोई अंक नहीं है, वर्ग में कोई अंक नहीं है, आयत में कोई अंक नहीं है ना। तो ये सब जो है ना अंक विहीन होता है, मतलब इसमें अंक नहीं रहता है ना। तो इस चीज को डेवलप कराने के लिए आकार जो हो गया, पैटर्न हो गया, इस चीज को डेवलप कराने के लिए छोटे छोटे एक्टिविटी के द्वारा चीजों को सिखाने का प्रयास करेंगे, है ना। छोटे छोटे एक्टिविटी के द्वारा चीजों को सिखाने का प्रयास की, जैसे कि माचिस के तिल्ली से वर्ग सिखाना, माचिस के तिल्ली के द्वारा त्रिभुज को सिखाना, छोटे छोटे जो है तिनका के द्वारा जो है चतुर्भुज को सिखाना, छोटे छोटे तिनका के द्वारा आयत को सिखाना। तो ये सब जो है अंकहीन होता है, इसमें अंक नहीं होता है, लेकिन शेप रहता है, है ना।
तो उस शेप को सिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे, नॉर्मल एक्टिविटी, जो उसको सामान्य स्तर से उस चीज को वो देखा हो, उस तरह के एक्टिविटी कराने के बाद में उस शेप के बारे में हम उसको अध्ययनत करा सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, दूसरा पॉइंट इसके बारे में हमने सेकेंड वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में बताया है, तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि अगर आप सबसे पहले, ये पार्ट 3 वीडियो है, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, तब आपको जो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद में आंकड़ों की हैंडलिंग को बढ़ावा देना, उसके बाद छात्रों में गणितीय संरचना की क्षमता का विकास करना। अब उसमें जो है गणितीय संरचना का क्षमता का विकास ऐसे करेंगे जब उपरोक्त तीनों काम हम करेंगे तब। कौन कौन काम? तो सबसे पहले नॉर्मल आंकड़ा से उस चीज को सिखाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद में दूसरे बात की सामान्य स्तर की बातें हम उसको कहेंगे, ज्यादा फॉर्मूला के बारे में उसको हम नहीं बताएंगे, है ना। तो इस तरह से काम जब हम करेंगे तो वो निश्चित रूप से गणित का जो संरचना है उसको वह आराम से समझ पाएगा। 1 to 5 का छात्र है भाई, तो 1 to 5 का छात्र है, तो आपको ज्यादा ना ही सूत्र उसको रटाना है, और रटने की प्रवृत्ति तो एनसीएफ 2005 हमेशा गलत मानता है ना। समझ को हमेशा सही माना है, तो नॉर्मल फॉर्मूला उसको यूज करना है, नॉर्मल डिजिट उसको यूज करना है, और एक्टिविटी के द्वारा सिखाना है ना। ये तीनों चीज को जब आप ध्यान रखेंगे तो गणित को संरचना को वो समझ पाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि संख्या बोध से संख्या पैटर्न की ओर बढ़ना। संख्या बोध से संख्या पैटर्न की ओर बढ़ने का मतलब यही पहेली के बारे में जैसे हमने बताया, संख्या बोध से संख्या पैटर्न की ओर बढ़ना का मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं। संख्या बोध से संख्या पैटर्न की ओर बढ़ना, जैसे आप एक चीज देखे होंगे, सीखे होंगे, या आपको देखिए यहाँ पर लिखा रहता है 5 प्लस, लिखा हुआ रहता है 5 प्लस 4 बराबर 9, तो 5 प्लस 3 बराबर 8, 5 प्लस 2 बराबर 7, 5 प्लस इतना दे दिया रहेगा प्रश्न में, और बोलेगा तो बताए कि 5 प्लस 1 बराबर व्हाट। बात समझ में आ रही है? तो ये पैटर्न आपको दिख रहा है कि भाई 5 के पहले वाले अंक को जोड़ दिया गया, तो 5 के पहले होता क्या है 4, 5 4 9, 5 के पहले हो, फिर उसके बाद में देखिए 4 के बाद 4 के पहले वाले अंक को जोड़ दिया गया है, तो 5 3 8, फिर 3 के पहले वाले अंक को 5 में जोड़ा गया है, तो 3 के पहले वाले अंक कौन है 2, तो 5 2 7, तो फिर 2 के पहले वाले अंक कौन हो जाएगा 1, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये क्या है, एक पैटर्न है। ठीक है, अब आप तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सर उतना क्यों करेंगे हम लोग, 5 प्लस 1 बराबर 6 कर देंगे सीधा सीधा, लेकिन नहीं, आपको पैटर्न को जानने के बाद में उस चीजों को सिखाने का प्रयास करना है। संख्या बोध से संख्या पैटर्न की तरफ आपको जाना है, और आपको इस पैटर्न को, जब आप इस संख्या बोध को जब आप उसको समझाएंगे, ये तो हम अपने मन से दे दिए है नॉर्मल एग्जांपल, लेकिन पैटर्न आप देखे होंगे, रीजनिंग में आप देखे होंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न से आपको सीधा सीधा बोध की तरफ जाना है, अर्थात जब तक उसको जो है, जब तक हम लोग संख्या बोध नहीं कराएंगे तब तक वह पैटर्न को, वो चीजों को नहीं समझ पाएगा। तो ये हो गया हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य के बारे में पढ़ाने का हमने प्रयास किया है, समझाने का हमने प्रयास किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगता होगा। और देखिए, क्लास को सबसे पहले कंटिन्यू रखना है, आपको समझना है, और दूसरी बात ये है कि अपने स्टूडेंट दोस्तों के पास में इस चीज़ को शेयर करना है। अगर आप जो है पेडागोजी के किसी सेक्शन के बारे में अगर आप डीपली अध्ययन नहीं करेंगे, उसके नेचर को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको समस्या उत्पन्न होगा, है ना। तो सबसे पहले उसके कल्चर नेचर को समझना है, और नेचर को समझना है, तब उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्यूशन करना। अगर आप अभी से भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सोल्व करने के लिए आपको चारों का चारों ऑप्शंस क्या है, क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में जानना जरूरी है। 5 ही क्वेश्चन पढ़िए, 10 ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन कभी भी टकराता नहीं है, यह बात हम आपको बार बार बोलते हैं। तो हजारों हजार क्वेश्चन आप रट जाइएगा, उसमें से टकराएगा नहीं जब तक उसके प्रकृति को नहीं समझिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा लाइव सॉल्यूशन देखें, अगर आप हमारा लाइव क्वेश्चन डिस्कशन देखें, तो प्लीज इस वीडियो को किसी दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि जब अधिक लोग जुड़ पाएंगे तब हम लोग लाइव सेशन जो है प्रारंभ कर देंगे, और आपके साथ में लाइव हम आपके साथ में जो है यहाँ से क्वेश्चन को डिस्कशन कराएंगे। मिलते हैं फिर से ऐसे ही ठीक से
नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।